પાંચ પડાને મોતીની સેર બંધાવો રે, પહેલો પડો જોશીજી ઘેર મોકલાવો રે, જોશી સારા મુહૂર્ત લઈ વહેલાવો રે, પાંચ પડાને મોતીની સેર બંધાવો રે. हेलो एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ T3 द टिपिकल टॉक शो. आज जिनके साथ हम शूट करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके आवाज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. इस चीज़ से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम जिनके साथ शूट करने वाले हैं वो एक सिंगर है और मैं बात करने वाला हूँ श्री वैशाली हरिन गोहिल जी के साथ. वैशाली हरिन गोहिल जी को आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, स्पेशली गुजराती पब्लिक बहुत अच्छी तरह से जानती होगी क्योंकि वो गुजराती लग्न गीत परफॉर्म करते हैं. वेलकम टू द शो वैशाली हरिन गोहिल जी. थैंक यू सो मच. फाइनली आपसे मिलना हुआ. मैं बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे. थैंक यू सो मच. और पहले मैंने एक सुना था, मतलब मेरी जनरेशन का नहीं था, शायद वो आप लोग की जनरेशन का, दीवारी बेन भील. उनके बाद मैं आपको पसंद करता हूँ. क्या बात. आपकी आवाज को बहुत पसंद करता हूँ मैं, बहुत सुनना पसंद है आपको. और थोड़े टाइम पहले मेरी ब्रदर की वेडिंग भी थी, तो उसमें भी हमने सारे रिचुअल्स फंक्शन हो रहे थे, तो बीच बीच में आपके गाने हम बजाते हैं. क्या बात है. और माहौल पूरा बन जाता था आपको सुनते ही. आपको अब तक की लाइफ में बहुत फेम मिला है, आप कैसे मतलब झेल पा रहे हो फेम को? नेचुरली मैं बताऊं तो फेम मिलेगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं होता है, लेकिन जब आप काम करते हो और इसकी सराहना पब्लिक से मिलती है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा भी लगता है. और उसके साथ ये होता है कि हमें ज्यादा मेहनत करने का एक जोश मिलता है कि जिससे हमें लगे कि ये चीज अगर पब्लिक को अच्छी लगती है तो उसके लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा फिल्टर्ड होके हम पब्लिक के सामने आए. बिल्कुल. और आप तो मेरे को ना पूरे नेचुरल लगते हो क्योंकि आपकी आवाज में ना कोई इफेक्ट यूज होती है, पूरा नेचुरल आप गाते हो. हम लोग सुनते हैं, मैंने आपके बहुत सारे गाने सुने. आपके बारे में इतना नहीं जानता क्योंकि मैं आपको आज थोड़ा सा पर्सनली जानना चाहूंगा कि वैशाली हरिन गोहिल जी इन पर्सनल लाइफ कैसे है? इन पर्सनल लाइफ में ऐसे ही हूँ जैसे आपके सामने बैठी हूँ. ज्यादातर मैं पसंद करती हूँ कि जैसी मैं हूँ वैसी ही मैं लोगों के सामने आऊँ, क्योंकि मेरी खुद की भी ऐसी चॉइस है कि जो लोग जैसे है वैसे ही मुझे मिलते हैं, वो मुझे ज्यादा नेचुरल वे में मिलते हैं, तो वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, नेचुरल लगता है. तो मैं इन पर्सनल लाइफ भी ऐसी ही हूँ और बस संगीत से जुड़ी हूँ. बिल्कुल. संगीत से कब से आप जुड़े? संगीत से मैं जैसे बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ, और वो इस तरीके से कि जैसे मेरी मम्मी अपने बचपन में नहीं सीख पाई थी, तो हर एक माँ का एक सपना होता है कि जो खुद नहीं किया वो अपनी बेटी में वो लोग देखते हैं, पेरेंट्स. तो उन्होंने मुझे बहुत छोटी एज में ही उनको अच्छा लगा, जैसे फैमिली में कुछ फंक्शन है और मुझे बोलती थी मम्मी के बेटा ये गाना गाओ, और सब सुनते थे और शायद तारीफ करते होंगे तो उनको अच्छा लगा होगा. और फिर स्कूल के म्यूजिक टीचर ने भी बताया था कि इसकी आवाज अच्छी है तो उसको कुछ करो, आप क्लास में रखो. तो तब से मुझे क्लासेस में जैसे फैमिली फंक्शन वगैरह में मैं गाती थी, पर मेरी बाकायदा तालीम शुरू हुई थी तब मैं शायद 9 साल की थी. 9 साल से? हाँ, मतलब तभी भी लेट ही थी, पर 9 साल से भी. मतलब फिर भी उस जमाने में 9 साल से एक लड़की को सीख रही है, उन्हें क्लास भेज रहे, क्योंकि तब के टाइम में सब थोड़े रिस्ट्रिक्शन थे. और तब आपने कैसे मैनेज किया? फैमिली सपोर्ट था आपको? हाँ, फैमिली मतलब पेरेंट्स ने ही रखा था, और तब मुझे ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया था कि मैं कुछ प्रोफेशनली इसमें मैं जुड़ूंगी. मम्मी को ऐसा अच्छा लगा और मम्मी ने मुझे क्लासेस में, और मैं सच बताऊं तो बहुत पुरानी यादें तो अपनी एकदम ताजा भी होती भी नहीं है, और मुझे ऐसे धुंधला सा याद आ रहा है कि हाँ मैं जा रही थी क्लास में, मेरे स्कूल के टीचर के पास में पर्सनल ट्यूशंस लेती थी जिसके लिए मैं साइकिल पे जाती थी स्कूल के बाद में. वो सब मुझे धुंधला सा याद आ रहा है. बिल्कुल. गुजराती लग्न गीत और नॉर्मल जो सारे सॉन्ग्स होते हैं, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? गुजराती लग्न गीत जो एक है वो, जैसे हम लोग गुजराती में बोलते हैं कि लोकगीत का एक प्रकार है. जैसे फोक म्यूजिक अपना होता है जो हर एक टेरिटरी का अपना एक म्यूजिक होता है, वैसे ये फोक म्यूजिक का एक प्रकार है जिसको वेडिंग में गाए जाने वाले गानों को हम लग्न गीत कहते हैं.
वेडिंग के जो रिचुअल्स होते हैं उसके साथ में जो मंगल गीत जो हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे अपने बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद के बिल्कुल। साथ जो गाने होते हैं उसको हम लग्न गीत बोलते हैं। बिल्कुल। नॉर्मल गाने वैसे होते हैं जैसे सुगम होते हैं, फोक टोन में भी होते हैं, जो मूवी के गाने होते हैं, अलग अलग अपने अंदर की भावनाओं को बताते हुए अलग अलग गाने होते हैं। बिल्कुल। वैसे उसी गानों का एक प्रकार है जो वेडिंग में गाए जाते हैं, वो लग्न गीत के नाम से जाते हैं। बिल्कुल। आपकी स्टार्टिंग तो हुई थी संगीत सीखने से, फिर आप लग्न गीत में कैसे हैं? अभी मेरी एज 52 रनिंग है। ओके। और जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में जुड़ना चाहती हूँ, तब मेरी एज थी तकरीबन 38 इयर्स। 38 ईयर्स। हाँ, मतलब मैंने तब उसके पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आऊंगी। और लग्न गीत का मुझे जहाँ तक ख्याल है, मुझे लग्न गीत तो पता ही नहीं। मतलब जैसे बहुत छोटी थी, मम्मी के साथ में या पेरेंट्स के साथ या कहीं बुआ के साथ कहीं शादी में गए तो एक आधा गाना सुना, वो मुझे याद ही नहीं। पर म्यूजिक फील्ड में जुड़ने के लिए मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने गुजराती गरबा से की थी। ओके। और उसमें मैंने कोरस से गाना शुरू किया था। पर यहाँ पर जो मेरे साथ थे वो उन्होंने कुछ लोगों ने मुझे तब बोला था कि आप वेडिंग के गाने गाते हो कि नहीं, जैसे वेडिंग सीजन में यहाँ पर बहुत सारे। तो फिर मुझे एक दो चीज मेरे जहन में तब आई थी कि एक चीज ऐसे है कि एट द एज ऑफ 38 में ऑर्केस्ट्रा में तो गाने वाली नहीं थी, वो मेरा बहुत, मैं फिल्टर्ड थी कि मुझे क्या गाना है। और दूसरा ये चीज थी कि लग्न गीत या सुगम गीत गाने पर एक चीज ये होता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट हर एक कलाकार को कैसे मिलता है कि वो अपनी डाल सकता है अंदर जो अपना पूरा जो नेचर या इमोशन या हरकत है, वो अपना खुद का जो नेचुरल है वो लग्न गीत में डाल सकता है। क्योंकि वो जैसे प्राचीन गाने हैं, फोक म्यूजिक है या टेरिटरी वाइज जो होते हैं वो, तो उसमें जैसे मान लो कि मैं लता मंगेशकर के कोई गाने गाती हूँ तो ये ऑब्वियस है कि उन्होंने जो जो जगह जहाँ पर गाई है वो एक्सपेक्ट करते हैं लोग भी कि यहाँ पर यही निकलेगा, लग जा गले में ये वाली लाइन ऐसे ही आएगी। तो मैं बहुत क्लियर थी कि वो मैं कर भी नहीं पाती और मुझे करना भी नहीं था। और एक दूसरा ये था कि गुजराती मेरी मदर टंग है तो मुझे उससे बहुत ज्यादा लगाव भी था, तो ऐसे जुड़ती चली गई। मैं 2008 से मैं गाने गा रही हूँ। तब पहले शुरुआत मैंने गरबा सीखी थी, फिर लग्न गीत के लिए मैंने जब सोचा कि मुझे ये जोन में जाना है, मुझे ये जेनर अपनाना है, तो उसके लिए मैंने बहुत घंटे, बहुत दिन, बहुत साल, आज तक मैं अभी भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है, क्योंकि मैंने बीच में देखा था आप मुकेश अंबानी जी के एंटीला में भी परफॉर्म करके आए हो। कैसे हुआ था वो सब? 2008 में मैंने गाना शुरू किया, उसके बाद में 2014 में मेरे इवेंट पार्टनर बने अशोक भाई जसानी, जिनके साथ में हम लोगों ने VR1 इवेंट कंपनी की स्थापना की और जिसके तहत हम लोग एज अ वेडिंग प्लानर निकल के आए। मतलब हम बहुत सारी शादियां करवाते हैं जिसमें नॉट ओनली लग्न गीत पर हर एक चीज जो शादियों में होती है, तो शादी पूरा मैनेज करते हैं हम लोग। और उनका बीइंग काठियावाड़ी या उनका बीइंग पटेल, उनका एक अलग से वो जो अपना जो लाइकिंग है वो उसके अंदर ऐड होता चला गया कि कौन से गाने गाओगे तो अच्छा लगेगा, कौन से गाने पब्लिक ज्यादा पसंद करती है, वो उनका टच भी उसके साथ में जुड़ गया। तो उसके बारे में उसके बाद हम लोगों ने लग्न गीत के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लिया। एंटीलिया की बात मैं जहाँ तक करूँ तो ऐसा था कि 19 जनवरी को अनंत जी और राधिका जी के गुड़धाना जैसे रोका विधि होती है, उसमें हम लोगों को आमंत्रण दिया था। वो एक ऐसा हुआ था कि एक बार एंटीलिया से फोन आया था अशोक भाई के फोन पे, और तो हम तो बिलीव नहीं करते कि भाई ये एंटीलिया से फोन है, बट उनका फोन आया और उन्होंने ऐसा बताया कि आपका एक कुछ क्लिप बना के हमें भेजो। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक बना के भेजा था जैसा हाईलाइट, जैसा कि ऐसा कुछ हाईलाइट बनाया तो नहीं है। और अब एंटीलिया से ऑब्वियस है कि एक स्पेशल फैमिली के लिए, तो हम लोगों ने जो जो शोज किए थे उसमें से थोड़े थोड़े पीसेस काट के एक छोटा सा कुछ बना के पेन ड्राइव हमने तब भेजी थी। और इसके बारे में बाद में जो हमें पता चला वो ऐसा था कि एक मैंने ऐसे ही जैसे सब लड़कियां मेरे साथ गा रही और मैंने रील रखना शुरू किया था तब इंस्टाग्राम पे। तो वो एक रील जो थी, हमारे एक गाना था लाल मोटर आवी करके, तो वो घूमते घूमते वहां तक पहुंच गया था और उससे ही पसंद होके हम पसंद हुए थे, मतलब उस सुन के हम पसंद हुए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो उसके बाद में गए थे एंटीलिया, परफॉर्म किया, बहुत अच्छा लगा। मतलब नीता अंबानी जी ने भी आपसे बात की? हाँ जी। लाइक कैसे हम लोग गुजराती है तो हम जानते हैं कि
अगर कोई भी परफॉर्म करना आता है तो हम पहले उनको बताते हैं कि ये नाम है, ऐसे परफॉर्म करना है, अगर ये गीत गाओगे तो अच्छा लगेगा। नीता अंबानी जी ने भी आपसे बात की थी ऐसे कुछ? हाँ, एक तो ये है कि ये फैमिली हमारे लिए स्पेशल इसलिए है कि क्योंकि वो पूरी इंडिया की जो प्राचीन संस्कृति को साथ में लेके बिल्कुल, चलते हैं definitely. और वो लोग इतने ही नेचुरली मिले। और इनकी फैमिली के लिए और स्पेशली नीता जी के लिए मैं ये कहूँगी कि उनको बहुत क्लियर था कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स के नाम गानों में चाहिए। जो हर एक गाने हम लोग सालों से गाते हैं उसमें फैमिली मेंबर्स के नाम जुड़ जाए तो वो गाना स्पेशल हो जाता है। तो उन्होंने बताया था कि हर एक गाने में मेरी फैमिली मेंबर्स का नाम आप लीजिए और वैसे हमने परफॉर्म किया था। हाँ। और आप ऑफ कैमरा हमारी बात हो रही थी, हाँ। तब आपने बताया कि आप पहले बोर्न एंड ब्रॉट अप आपका बॉम्बे में हुआ है, फिर वहां से सूरत कैसे? मेरा चाइल्डहुड बॉम्बे में था। उसके बाद में पापा मम्मी बिजनेस करने के पर्पज से सूरत शिफ्ट हो गए थे तो हम लोग गुजरात में आ गए थे। तो बस फिर बाद में कॉलेज वगैरह इधर। हाँ, आपने बोला कि स्टार्टिंग में आप कुछ नवरात्रि के सॉन्ग्स परफॉर्म करते थे, गाते थे? हाँ, मैंने शुरुआत जब की थी ना तो मैंने जो मेरा फर्स्ट ईयर था 2028 में मैंने गरबा में एक्चुअली हम लोग सूरत से जो एसएमसी है हमारा वहाँ से राष्ट्रीय कला केंद्र में कुछ चीजें लेके हम लोग तब परफॉर्म करने के लिए अहमदाबाद गए थे। जो एक ट्रूप है यहाँ का उसके साथ में मैंने कोरस में मैं जुड़ी थी कि किसी भी तरह से मुझे एक म्यूजिक के साथ जुड़ना था। वहां पर जाते जाते रास्ते में जो हमारी ट्रूप के जो सारे म्यूजिशियंस वगैरह थे तो उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि अभी नवरात्रि आ रही है तो आप गाओगे उसमें। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब कुछ चीज आप ठान लो कि मुझे करना ही है, बिल्कुल, तो उसके रास्ते आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। तो हर एक चीज हम उसमें फिर बहुत सारी बातें हैं कि उसमें कैसे जुड़ना है, किस तरीके से जुड़ना है, या परफेक्ट टाइम पे आपको भगवान शायद बुद्धि भी ऐसी देता है। वो हर एक चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पर तब मैंने ऐसी ठान के रखी थी कि मुझे म्यूजिक के साथ जुड़ना है क्योंकि एट द एज ऑफ 38 मेरी 2 बेटियां बड़ी हो चुकी थी जिनकी स्कूलिंग हो चुकी थी। तो एज सच मेरा जो जवाबदारी होती है वो थोड़ा सा कम हो गया था कि उनको मैंने ब्रॉटअप में पूरा टाइम जो देना था वो मैं दे चुकी थी। तो उसके बाद में ट्रूप में से एक जन ने बताया कि आप गरबा गाओगे तो मैंने बोला हाँ, मतलब कोरस ही करना था। तो उस साल मैंने कोरस में गरबा नवरात्रि में गरबा परफॉर्म किया था। पर हर एक बार मैंने खुद की तैयारी ऐसी की है जैसे मैंने खुद ही गाना है। मतलब भले ही चाहे मुझे कोरस ही गाना था पर मैंने तैयारी ऐसी करी थी। हर एक चीज को मैंने ऐसे ही लिया कि जैसे मुझे खुद परफॉर्म करना है और मतलब फोकस्ड थी मैं हमेशा। मैं अभी बहुत यंग हूँ, मुझे म्यूजिक के बारे में इतना नहीं पता। आप बीच में कोरस का वर्ड यूज करें। कोरस क्या होता है? कोरस मतलब समूह में गाने वाले। जैसे मैं लीड में एक लाइन गा रही हूँ और मेरे साथ दूसरी लड़कियां जो मेरे साथ सपोर्ट में गाती है और उनको हम कोरस बोलते हैं। पर टेक्निकली सोचे तो कोरस का बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब जैसे लग्न गीत मैं गाती हूँ तो उसकी डेफिनेशन मैं ऐसे बताती हूँ कि वेडिंग के टाइम पे अपने दादी मामी काकी जो साथ में मिलके समूह में जो गाते थे वो समूह गानों का एक प्रकार लग्न गीत है। तो अब ये है कि उसको लोक भोग्य बनाने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा पॉलिश करके प्रेजेंट करते हैं। पर कोरस का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। आप अभी भी कोरस में मतलब आप एज अ लीड और आपके साथ कोरस में परफॉर्म करते हैं। वो कितने साल से स्टार्टिंग से? हाँ, शुरू से। अब तक मतलब चेंज होती है लड़कियां, जैसे किसी की शादी हो गई या किसी ने कुछ कोई माइग्रेट कर गया तो ऐसा कुछ होता है। बिल्कुल। बीच में फैमिली की भी बात हुई, आपने बोला 2 बेटी बड़ी हो गई, उनकी तरफ से अभी कितना सपोर्ट है और क्या वो लोग ये चीज को पसंद करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या है? मेरी फैमिली में अभी मेरे हस्बैंड हैं, मेरे मम्मी मदर इन लॉ, मेरी दोनों ही बेटियों की शादी हो गई है। तो मतलब 2 दामाद हैं और एक मेरा डॉगी है। मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए। तो ये जो मेरी फैमिली है उसके बारे में मैं स्पेशली यूथ के लिए एक मैसेज पास करना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में आप कुछ भी करो तो फैमिली को लिए बिना नहीं कर सकते हो। क्योंकि मानो कि आपको लगे कि मैं ये करता हूँ या करती हूँ जिसमें मुझे फैमिली की जरूरत नहीं है और वो चीज आपने फैमिली के बिना भी अगर अचीव कर ली है उसकी खुशी आपको नहीं होगी। बिल्कुल। तो ये एक मैसेज मैं पास करना चाहूंगी। और दूसरा ये वाइसा वर्से होता है कि जैसे आमने सामने कितने कंफर्ट
जोन हम डेवलप करते हैं। तो शादी करके मैं जब आई थी तब से मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है। और ये T3 में मुझे ये जो आप पूछ रहे हो इसलिए अच्छा बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ है, वो हमेशा से मेरी मम्मी की जगह पर रहे हैं। हर एक चीज जो मैंने की वो अपने लेवल पे वो समझ के वो खुश होते थे, जिनकी खुशी उनकी बातों से या फिर उनके बिहेवियर से मुझे पता चलती थी। जहाँ तक बेटियों का और दामाद का सवाल है तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि अभी मेरे एज के इस मुकाम पे, इस पड़ाव पे लाइफ में उन लोगों को लगता है कि मम्मी फाइनली वो चीज कर रही है जो उसको बहुत सालों से वो सीख रही थी, बहुत सालों से जो म्यूजिक के साथ वो जुड़ी थी, तो अब वो बहुत फ्री है, ऐसा उन लोगों को लगता है। और आप लाइफ भी जी रही हूँ। उनका ये हमेशा से बोलते हैं वो लोग कि मम्मा कभी थोड़ा रेस्ट भी कर लिया करो, तो मैं उनको ऐसा बोलती हूँ कि म्यूजिक के साथ जुड़ी हूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही, मतलब मैं जब तक जुड़ी रहूंगी तब तक मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ। और बीच बीच में हमारे जैसे लोग थोड़ा सा आपका टाइम भी मांग लेते हैं शूट के लिए ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि T3 जो है, एक तो आप खुद बहुत यंग हो, यूथ के लिए आप मैसेज पहुंचा रहे हो, तो वो चीज मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है कि ये यूथ तक मेरी जो बात है वो पहुंचेगी, क्योंकि बेसिकली मेरा पर्पस यही है कि जो सालों से वेडिंग के गाने अपने दादी लोग गा रहे थे, वो नई पीढ़ी धीरे धीरे करके अगर भूल रही है तो उनको पहुंचाने का एक भगीरथ कार्य कर रहे हैं हम लोग। डेफिनेटली। तो अब तक तो आपने बहुत सारी शादियां देखी होगी, क्योंकि बहुत सारे आपने परफॉर्म भी किए होंगे बहुत सारी जगह। तो अब तक का आपको कोई भी ऐसा इंसिडेंट या फिर कोई भी ऐसा परफॉर्मेंस जो यादगार हो? ऐसे बहुत सारे हैं। एक इंसिडेंट इस साल का मैं बताऊं अभी, तो वो ये है कि 18 फरवरी राजकोट में हम लोगों ने कार्यक्रम किया था वेडिंग का, जिसमें 2 बेटियों की शादी थी। जनरली वेडिंग के शोज 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स मैक्सिमम चलता है। वहाँ पर ये हुआ था कि तकरीबन 1500 से 2000 लोग थे, जो लोग कुछ शादी में खाना खा रहे थे, कोई ग्रीट एंड मीट कर रहे थे, कुछ लोग स्टेज पे विधि मंडप में थे। तो एक मोमेंट ऐसा आया कि जो गेस्ट थे उसमें से बहुत सारे चेयर हमारी और घुमा के बैठ गए थे क्योंकि हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, वो लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद ये हुआ, वो शो, और हमें भी ऐसा लग रहा, मतलब जैसे बारात भी लेट आई, उनकी एंट्री भी बहुत लेट हुई, तो सबको पता था कि थोड़ा लेट हो रहा है और ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। पर क्योंकि मेरी जो टीम है वो हम लोग सारे परफॉर्म कर रहे थे, VR1 की टीम बहुत मूड से कर रही थी, और वो लोग पूरा चेयर घुमा दिए थे, मतलब वो तो एक शादी हो रही है, हम लोग आपको वो लोग मतलब ऐसे ऐसे घुमा के बैठे थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। उस दिन ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने तकरीबन 6 घंटे परफॉर्म किया था वेडिंग में, और विद स्माइल, और बहुत, और क्योंकि पब्लिक सुन रही थी और नहीं उठ सकते थे हम लोग। और उसमें जो अमेजिंग बात थी वो ये थी कि जैसे ही शादी खत्म हुई तो शादी का जोड़ा और दोनों लड़कियों को जो शादी करवा रहे थे उनके पेरेंट्स, वो लोग सीधा स्टेज से उतर के हमारे पास आए। तो हम लोगों ने ऐसा बोला कि भाई, मतलब थैंक्स गिविंग के लिए वो लोग आए, तो हम लोगों ने बोला कि भाई ये तो अमेजिंग है, मतलब आप अपना पहले खत्म करो रिचुअल्स वगैरह, सीधे यहाँ कहाँ आ गए। तो मतलब वो एक बहुत अमेजिंग था। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बहुत टची लगती है। बहुत सारे लड़कियों के पेरेंट्स, कई बार लड़कों के, मतलब लड़के वालों के भी पेरेंट्स हैं, वो भी हमें मिलने आते हैं। वो एक चीज बहुत अच्छी लगती है, और एक सेंटेंस वो हमेशा बोलते हैं कि एक आपने माहौल जैसे क्रिएट किया तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो एक तसल्ली होती है कि काम करने की, एक बहुत, मतलब जैसे सेटिस्फेक्शन मिलता है काम से। तो जैसे कि आपने बोला 6 घंटे परफॉर्म किया, हाँ। तो मतलब ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आपको कॉल आया हो कि परफॉर्म करना है और उन्होंने बोला हो कि 4 घंटे करना है, 2 घंटे करना है, और करते करते 6 घंटे हो गए, ज्यादा टाइम ले लिया? मैं पब्लिकली बोल रही हूँ इसलिए ऐसा बोलूंगी कि हम लोग अब तो पहले से बता देते हैं कि हम लोग 3.5 घंटे परफॉर्म इतने घंटे करने वाला है। हाँ, मतलब ऐसा है कि वेडिंग रिचुअल्स जब चलती है तब तो हमें परफॉर्म करना ही है, और इसके लिए हम लोग प्री प्लान ऐसे करते हैं कि जैसे किसी के यहाँ शादी है तो उनका हम लोग इनविटेशन कार्ड मंगवाते हैं ताकि हमें परफेक्ट टाइम पता चले। बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि जैसे 6 बजे की शादी और यजमान ने ऐसा बोला कि भाई 4 बजे शुरू ही करना है, मतलब उनको ऐसे रहता है कि 4 बजे बोलेंगे तो 6 बजे शुरू कर पाएंगे। तो अभी ऐसा माहौल नहीं है,
उनको भी पता है, और जो सालों से जुड़े उन सबको तो पता ही है कि ये लोग बोलेंगे उतने टाइम पे हो ही जाएगा, बिल्कुल। तो सच्चा टाइम देते हैं। अब तक आपने परफॉर्म किया, कोई डिफिकल्टीज आती है? बहुत बार जनरली क्या आती है मेजर डिफिकल्टीज, पर मैं ये बताती हूँ कि जैसे हमारी पूरी टीम को भी डिफिकल्टीज इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं या इग्नोर हो जाती है क्योंकि म्यूजिक से जुड़े हैं। सबसे पहली बात तो ये है, और सबका मेन मोटो ये रहता है कि हमें परफॉर्म करना है, द मेन थिंग इज टू परफॉर्म बेस्ट। तो मेजर कोई ज्यादा तो नहीं आती है, पर हमारे एंड से ऐसा होता है कि कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक इंसिडेंट, हाँ, हम जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बहुत ट्रैफिक है, जैसे बॉम्बे साइड जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक है, हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो वो जो टाइम निकालना और उस टाइम पे जो टेंशन लेवल होता है वो एक थोड़ा सा हार्ड लगता है, पर उसके लिए हम लोग बफर टाइम लेके चलते हैं। सबसे टफ एक चीज जो हुई थी वो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि फ्लाइट की टिकट्स करवाए थे और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हम लोग गोवा नहीं पहुंच पाए थे, जहाँ पे परफॉर्म करना, जहाँ वेडिंग थी वहाँ हम पहुंच ही नहीं पाए थे। तो वो हमारे लिए, और वो ड्यू टू सम मिस कोऑर्डिनेशन और ड्यू टू वो जो फ्लाइट वालों की जो कंपनी थी उनके मिस मैनेजमेंट की वजह से वो हुआ था। पर तभी भी वो खेद हम लोगों को ऐसा लगा कि जैसे यशमान को भी हम लोगों ने, वो भी समझ रहे थे कि हम क्या करें, क्योंकि टिकट्स भी उन्होंने बुक करवाई थी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए। फिर दूसरे दिन उनका कॉल आया था कि हम लोगों ने आपके गाने के बिना शादी करी और फिर हम लोगों ने म्यूजिक रख दिया था, आपको मिस किया, आपकी टीम को मिस किया। तो वो एक टफ था हमारे लिए। बिल्कुल। आपने स्टार्टिंग में बात की राजकोट की, जब बात हो रही थी कि आप स्टार्टिंग से ही माहौल इतना क्रिएट कर देते हो, तो कौन से गाने से क्रिएट करते हो, मैं भी जानना चाहता हूँ। और स्टार्ट करते हैं, आप थोड़ा सा माहौल इधर भी क्रिएट करो, हमारी ऑडियंस भी सुनना चाहती है। जनरली क्या होता है कि शादी में गणेश जी के गाने से हम लोग शुरू करते हैं, और माहौल तो ऐसा होता है कि जब शादी में हम परफॉर्म करते हैं तो पहली शहनाई बजती है, तो वो वैसे ही माहौल क्रिएट हो जाता है। दूसरा माहौल ऐसे होता है कि जैसे स्टेज बना है हमारे लिए, उसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग है, हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होके बैठे हैं, मूड में है, तो वो वैसे ही लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ अमेजिंग होने वाला है। और उसके बाद में जब माइक शुरू होता है तो वो फिर शहनाई की आवाज, मतलब वो माहौल तो क्रिएट होता है। म्यूजिक के साथ में कुछ पॉपुलर गाने जो बहुत जैसे दादी लोगों को पता है वैसे वाले गाने जब शुरू करते तब यूथ नहीं जुड़ता है, लेट मी टेल यू, क्योंकि उनको तब पता नहीं रहता है कि क्या होने वाला है। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद जब एक माहौल क्रिएट होता है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो कुछ और बन रहा है, बिल्कुल, तो उसके बाद में फिर उनके कुछ नाम बोल दिए मैंने गानों में कि भाई जैसे वरराजा के साथ में उनके फ्रेंड आए हैं, तो मैं बोलूंगी कि अर्पित जी क्या कर रहे हो, तो वो अर्पित जी सुनेंगे कहीं पर भी है तो फिर वो लोग जुड़ते चले जाते हैं। प्रथम गणेश बेसाड़ो रे मारा गणेश दूंदाड़ा, गणेश दूंदाड़ा ने मोती फान वाड़ा, गणेश रे जीवर दान देजो रे मारा गणेश दूंदाड़ा। अरे अब मतलब कि मेरे को ये विदाई का सॉन्ग नहीं था, फिर भी रोना आ रहा था आपका आवाज सुन के, मेरा गाना सुन के इतना इमोशनल खुशी के आंसू कि मैं पहली बार आपको तो लाइव सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आपकी आवाज का आपका मैं बहुत बड़ा फैन। दीवारी बहन भील से आपको कंपेयर कर रहा हूँ, और गाना सुन रहा था तब मैंने आपके हाथ में देखा VR1 का टैटू है। मतलब VR1 ने बहुत कुछ दिया आपको, कि उसके उसका टैटू, बिल्कुल, उसका टैटू कराने के पीछे का रीजन क्या? एक तो VR1 नाम है ना, वो अपने आप में एक स्टोरी है कि जैसे हम सब एक है, उसको हम साथ में लेके चलते हैं कि जहाँ पर भी जिनके लिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या जिनके लिए हम लोग शादी में प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम सबको साथ में लेके चले। दूसरा, लग्न गीत का जो टीम होता है वो आप देखते हो कि 5-6 से ज्यादा ही बड़ी बड़ी टीम हमारी होती है, तो सबको साथ में लेके चलने का एक पर्पस है।
तो उसकी वजह से हम लोगों ने VR1 रखा था। टैटू करवाने का रीजन ये है कि जैसे हमें अपनी पहचान नहीं देनी पड़ती है। जैसे आप शेक हैंड करो बिल्कुल तो ये आपको VR1। VR हाँ, जैसे मैं और मेरे पार्टनर है अशोक भाई, उन्होंने भी करवाया है। तो हम लोग किसी से भी जैसे मिलते हैं तो VR1 मतलब हम आए हैं, VR1 आया हुआ है, तो इस तरीके का ही होता है। बिल्कुल। जैसे कि जनरली नॉर्मल सॉन्ग्स में या फिर बॉलीवुड के हिंदी सॉन्ग, गुजराती सॉन्ग्स में हम देखते हैं लोफी पार्टी सॉन्ग्स, ऐसे अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये गुजराती लग्न गीत में भी क्या ऐसे टाइप्स होते हैं? हाँ, मतलब प्रकार जो है वो गानों का या गाने के तरीके का प्रकार सेम है, पर उसमें ऐसा होता है कि अलग अलग रिचुअल्स के अलग अलग गाने हैं। जैसे मैं बताती हूँ कि आपकी शादी फिक्स होती है, मतलब जैसे जिस दिन ब्राह्मण बताते हैं कि भैया इस दिन रोका करना है, उस दिन से लेके विदाई तक भी खत्म नहीं होता है। जैसे घर में नई बहू आती है तो उनके भी गाने हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि शादी में हर एक रिचुअल का एक एक गाना, 5-5 गाने, 15-15 गाने बने हुए हैं, बहुत सारे गाने बने हुए हैं। जैसे अब मैंने गणेश जी का गाना गाया कि सबसे पहले गणेश जी को बिठाया, फिर हम याद करते कि कुलदेवी माता को, जैसे जिनके अम्बा माता है तो साथे माड़ी गरवा गणेश ने बोलावो के परने आजे लाड़की रे, आवो माड़ी कुमकुम पागले आवो के परने आजे लाड़की। कुलदेवी माता का हो गया। फिर जैसे हम दादा को याद करते हैं कि वो दादा ने देश रूड़ो आंबलो हे डाड़े डाड़े टहुके झीड़ा मोरे रे मांडवड़े मारे मोती रे वेराणा माणिक चौक माँ। ये दादा का गाना हो गया। फिर कंकु छाटी कंकोत्री, जैसे न्योता देते हैं, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हर एक विधि के साथ चलते हैं। तो जैसे हम लोग गानों का शोज जो करते हैं उसमें भी लोगों को लगता है कि जैसे कॉन्सर्ट चल रही है, एक वेडिंग चल रहा है जिसकी स्टोरी हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। हाँ, मतलब सारे एस्पेक्ट्स दिखा रहे हैं गाने के थ्रू। हाँ, जैसे हस्तमेलाप की विधि होती है तो उसमें हम गाते हैं कि दिकरी उछेरी रूड़ी रीते वर राजा शिखामण रूड़ी आपी साथे वर राजा हाथ कन्या नो हेते झालो वर राजा उत्तम कोड़े नीचे कन्या वर राजा। ऐसे बिल्कुल। गुजराती सॉन्ग में मुझे थोड़ा ये भी पता है, फटाना आता है। हाँ। मतलब वो किस मुझे पता है, जैसे यूथ कभी भी मुझसे बात करता है ना तो ये फटाना की बात करने के लिए ही आता है। ये प्रकार है एक गानों का। इसका डेफिनेशन मैंने अपने आप ऐसा उसका निष्कर्ष निकाला है कि ये फटाना क्यों आया होगा। तो मेरी खुद की डेफिनेशन इसके लिए ऐसी है कि जैसे बहुत सालों पहले आमने सामने लड़की वाले और लड़के वाले बैठे हैं और मम्मी पापा रिचुअल में भी बिजी है, तो साथ में आए हुए लोगों को क्या मतलब उनको कैसे बोर होते होंगे, तो एंटरटेनमेंट पार्ट उसके अंदर ऐड किया होगा। जैसे जो दिखता है वो हम बोलते हैं, जैसे वैसे ही जो दिखता है वो हम गाते हैं। तो सामने सामने बैठ के जैसे आड़ी बातें टेढ़ी बातें शुरू की होगी कि जाने भाई तू तो जाड़ो छे, तू तो काड़ो छे, ऐसा करके फिर वो धीरे धीरे ऐसा बना होगा, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ा सा। और फटाना में जैसे बहुत पॉपुलर हो चुके हैं बहुत सालों से, वही ज्यादातर हम लोग गाते हैं शोज में। बोलो लाड़ी बेन तुम्हारा ससरा जी छे केवा रंगे रूड़ा रूपे पूरा रंगे रूड़ा रूपे पूरा। और इसमें मैं यहाँ पर खट्टा नहीं गाती हूँ, मैं मीठा गाती हूँ। लागे मारा पप्पा जेवा सुपड़ू सवा लाख नो झाट को रे झाट। तो फिर जैसे वो अंबानी में हम लोग गए थे तो वो जो एक फटाना था वो ये था, लाल मोटर आवी गुलाबी गजरो लावी मारा बेनी सासरिये लीला लहर छे, ये वाला गाना था। VR1 की हमने बात की, उसकी शुरुआत में स्टार्टिंग में हमने थोड़ी सी बात की। हाँ। तब आपने बोला कि अशोक भाई और आप
हाँ। पार्टनर हो। हाँ। तो आप और अशोक भाई कैसे मिले, कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे हस्बैंड और अशोक भाई बहुत सालों पुराने फ्रेंड थे। जैसे इनका बहुत पॉपुलर और मतलब बहुत फेमस एक बुटीक था बहुत सालों पहले, सेकंड चांस करके। तो वो सेकंड चांस बुटीक में मेरे हस्बैंड बहुत सालों से, तब मतलब हमारी शादी से भी पहले जाते थे, रेगुलर विजिट करते थे और उनके बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। शादी के 30 नहीं पर कितने साल हो चुके थे जब हम लोग 2014 में, बहुत सालों के बाद अशोक भाई को एक बार ऐसे ही मिल गए थे कहीं पर। तो ऐसे ही उनसे बात हुई तो मेरे हस्बैंड को पता था कि जैसे उनके घर की सबकी शादी जब होती है तो अशोक भाई को ही सब बोलते हैं कि आप मैनेज करो, आप ये करो, वो करो, और इनका टेस्ट सबको पसंद आता था तो उनको पूछ पूछ के बहुत सारे लोग कर रहे थे। फिर ऐसे ही मिले तो बात हुई कि भाई मेरी वाइफ है जो म्यूजिक से जुड़ी है और म्यूजिक के रिलेटेड जो इवेंट्स है वगैरह वो करते हैं। तो फिर बात होते होते ऐसी बात हुई कि क्यों ना इवेंट कंपनी खोल दे। तो ऐसी बात हुई तो तुरंत तीनों की हाँ निकली कि हाँ चलो खोल दे। तो फिर ऐसे ही हम लोगों का कोलैबोरेशन हुआ था। ये साल थी 2014, 2014 के जब हमारा ऑफिशियल एक बोर्ड लगा था VR1 इवेंट कंपनी का। वो फर्स्ट इवेंट थी 2014 दिसंबर 5। मतलब वो भी याद है तो हमको। हाँ, क्योंकि वो हमारी कंपनी की एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि VR1 इवेंट कंपनी की एनिवर्सरी। तो वैसे जुड़े थे और फिर VR1 के टैग के अंदर हम लोग सारे मतलब हम एज अ वेडिंग प्लानर काम करते हैं। मतलब इस साल 10 साल होने वाले। हाँ। VR1 इवेंट्स को बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 10 साल से आप वर्क कर रहे हो। तो हम जितने भी अब तक पर्सनालिटी से मिले हम रैपिड फायर एंड में खेलते हैं। तो आपके साथ भी एपिसोड के एंड के पहले रैपिड फायर खेलने वाले। मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, आपको वो वर्ड सुन के जो भी एक्सप्रेस करना है आप कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टार्ट करें। लग्न गीत, माय मोस्ट फेवरेट। गुजराती, माय मदर टंग। शादी, शादियां मतलब मौज मस्ती। मौज मस्ती, बिल्कुल सब मिलते हैं। हाँ, सबसे मिलना होता है। कितने सालों से नहीं मिले होते उनसे भी मिलना होता है। फैमिली, फैमिली प्रायोरिटी। प्यार, हरिन। कपल, हरिन। दीवारी वेंदिल, गॉडेस। इमोशन, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल। आप बहुत हो। हाँ। वैशाली जी, माय फेवरेट पर्सन, मोस्ट फेवरेट पर्सन। मैं अपनी फेवरेट। हाँ, मैं अपनी फेवरेट। T3 शो। T3 शो इज वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि आप ये जो मैंने बातें की है वो यूथ तक पहुंचाना चाहते हो और आप भी बड़े यंग हो, 20 साल के हो शायद। 20। तो ये बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा सा टाइम रैपिड फायर में ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए कि ये बात, ये जो हम कर रहे हैं वो यूथ तक पहुंचे। डेफिनेटली मेरी पूरी ट्राई रहेगी कि हम जितना हो सके उतना पहुंचाए। तो जैसे शादी में भी विदाई होती है, हम एपिसोड में भी विदाई करेंगे, विदाई के सॉन्ग से ही करेंगे क्योंकि मेरे मम्मी ने भेजा है मेरे को कि विदाई का सॉन्ग उनको गवाना है, वरना देख ले तू। मैं यूथ तक एक मैसेज छोटा सा पहुंचाना ये चाहूंगी कि जैसे यंगस्टर्स आजकल कई लड़कियां ऐसे बोलती हैं कि मुझे विदाई के गाने के साथ नहीं जाना है, मतलब मुझे हंसते हंसते जाना है तो ढोल बजाओ। मैंने अभी इस साल में हम लोगों ने एक ब्राइड ऐसी देखी थी जिन्होंने ऐसा कहा था और उनके यहाँ पर अवध में शादी थी और वो फोर्सफुली अपने आप को रोक रही थी कि मुझे रोना नहीं है और मुझे ढोल बजाना है, मैं नाचते नाचते जाऊंगी, पर सब रो रहे थे। वो बहुत ही मतलब जैसे यहाँ पर जो होना चाहिए वो तो होना ही चाहिए, अपने रिचुअल तो है ही, पर ये चीज चाहिए। और हम मानते हैं कि पूरे लग्न गीत का सार जो है वो विदाई में होता है क्योंकि विदाई के टाइम पे हर एक जन है वो आराम से चलते चलते रोते रोते ऐसे जाते हैं, तब कोई बात नहीं कर रहा होता है। तो जब आप तब गाते हो तो वो हर एक जन सुनता है। बिल्कुल। और क्योंकि एक लड़की जो इतने सालों से घर में थी, अपना घर छोड़ के, बिल्कुल सारे इमोशन एक साथ आ जाते हैं। और जैसे बहुत सारे गाने हैं विदाई के, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसकी 2 लाइन में सुनाना चाहूंगी। कोयल बैठी आंबलिया मारो मोरलियो बैठो रे घड़ने का रे
माणा राज होशिला वीरा तमे कोयलने रे उड़ाड़ो परदेश। मुझे रोना मैंने अपने भी सपने पूरे कर लिए, आपको सुन के, लाइव हाँ। सुन के, आपको मिल के बहुत मजा आया आज के एपिसोड में। आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बहुत सारी गुड विशेस है कि जो आपने एक कार्य आरंभ किया है जिसके तहत आप खुद भी सीख रहे हो। जैसे हम लोगों ने इस इंटरव्यू के पहले मैंने आपसे बात करी थी तो आपने बताया था कि आप खुद भी सीख रहे हो और आपके साथ जितने लोग जुड़ते जाएं वो बिल्कुल। यूथ तक भी आप जो बिल्कुल। सीख रहे हो वो पहुंचाना चाहते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी और बहुत शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को भी एंड ऑल द बेस्ट। आपके आशीर्वाद रख दो। थैंक यू सो मच much. इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम देने। थैंक यू सो मच। अगली बार जरूर मिलना करेंगे अगर टाइम होगा तो। हाँ जरूर और शायद कुछ और भी एपिसोड रील वगैरह शूट करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू।